घर दा जोगी जगप्रीत सिंह ते बाहर वाले जोगी डॉक्टर दीप्ति अरोड़ा। तो अज साडा टॉपिक काफ़ी इंटरस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत रिसर्च हो चुकी है 8-10 सालों में, स्पेशली इन 4-5 सालों में काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया है टॉपिक। बट हले पता नहीं है साडी फैमिलीज़ विच किसी नूं जनरल नॉलेज है नहीं। तो यह साडा प्रोग्राम सिर्फ एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। दिस इज़ नॉट अ मेडिकल एडवाइस। तुहानूं अगर कुछ मेडिसिनस ने या कुछ ले रहे हो तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशन। तो टॉपिक है साडा अज दा इंसुलिन रेजिस्टेंस। असी किसी होर डिजीज़ बारे मेजरली गल नहीं करांगे, सिर्फ असी रखांगे अज इस टॉपिक पे इंसुलिन रेजिस्टेंस की होंदा है। इंसुलिन तुहानूं पता है बॉडी विचों पैनक्रियास विच प्रोड्यूस होंदा है, तुहाडी बॉडी विच अंदरों। रेजिस्टेंस का मतलब है कि उहदी इफेक्टिवनैस खत्म होई जा रही है। हर थोड़े टाइम बाद वो इफेक्टिवनैस खत्म होई है। जिद्दां पहले तुसी 30 ml का लैंदे हो, फिर 60 ml का लेना पैंदा है, फिर पटियाला पैक ते जांदे हो तो वो दारू खत्म हो जाती है ना, असर करना खत्म कर देंदी है। ये वो चल रहा है सारा काम बॉडी के अंदर। तो इंसुलिन साडी इन्ना जोर लगा रही है अंदर बॉडी विच कि उन्होंने असी कह देंगे इंसुलिन टॉक्सिसिटी। तो सारे डिजीज़ राइट फ्रॉम योर ब्रेन इशूज़, ब्रेन फॉग, स्ट्रेस, एंगजाइटी, डिप्रैशन, जिहड़े मूड स्विंग होंदे ने, उहदे बाद डायबिटीज़, उसके बाद नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर का इशूज़, कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन, कैल्सिफिकेशन ऑफ हार्ट, रिप्रोडक्शन इशूज़, थायरॉयड, ये सारे इशूज़ कितों ना कितों इंसुलिन नाल ही जुड़े हुए हैं। तो आजकल डॉक्टर्स कह रहे हैं दिस इज़ द एलिफेंट इन द रूम, रेस्ट ऑल पैरामीटर्स आर लिटिल लोअर, दिस इज़ द मेन एलिफेंट इन द रूम। तो मेरी शुरुआत इस टॉपिक पे इदा हुई कि मैनू कुछ बंदे लग गए। डॉक्टर टिम नोकस साउथ अफ्रीका के डॉक्टर सीगे, डॉक्टर असीम मल्होत्रा यूके के डॉक्टर ने, ते डॉक्टर शॉन बेकर। ये बॉडी बिल्डर्स नहीं है, ये कोई इंस्टाग्राम मॉडल नहीं है, ये बड़े वधिया पढ़े लिखे डॉक्टर्स ने। तो इन्हां दे अगेंस्ट मेडिकल एसोसीएशनस ने केस कर दिते कुछ, क्योंकि ये न्यूट्रिशन एडवाइस दे रहे थे विच वॉज अगेंस्ट द स्ट्रीम ऑफ नॉर्मल मेडिकल एसोसीएशनस। तो इन्होंने साउथ अफ्रीका वाले डॉक्टर इन्ने हाईली रिप्यूटेड सीगे, इन्हों प्रेसिडेंशियल मैडल मिलिया होया सी। तो इन्होंने फिर 3 साल जाके कोर्ट विच केस लड़िया, जिते। शॉन बेकर जिहड़े थल्ले ने इन्होंने भी केस लड़िया, जिते। तो फाइनली अपनी डिग्री वापस मिली इन्हों। Dr. Bernstein, he is called the father of the diabetes. He has written a lot of books right in 70s, 70 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ। डॉक्टर टेड नाइमन, अगेन ये ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई थी, ठीक है, पंजाबी ठीक है ना। इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई सी, तो इंजीनियरिंग करन तो बावजूद इन्हों की कोई इन्हों को डेटा इन्ना सीगा, बट इन्हों की कोई गल सुन नहीं रहा सी। तो इन्होंने फिर जाके मैडिकल डिग्री ले ली तो डॉक्टर बन गए दोनों, डॉक्टर बर्नस्टाइन तो डॉक्टर टेड नाइमन। इन्हों का इन्ना ज़्यादा इन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं कि इट इज़ अ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड केस, बट समहाउ इट इज़ नॉट इमर्जिंग अप। इन्हों का नाम है आइवर कमिंस, बट इन्हों का स्क्रीन नेम है फैट एम्परर, एंड शी इज़ कॉल्ड ग्लूकोज गॉडेस। अगेन ही इज़ अ बीटेक। तो इन्होंने भी बहुत डेटा एनालिसिस किया। ग्लूकोज गॉडेस ने अपने इतने CGM लगा के, अजकल तुसीं देखिया होना काफ़ी लोगों ने इतने CGM लगाया है, छोटा जा इन्ना जा इंस्ट्रूमेंट आता है जिहड़ा साडी ग्लूकोज मॉनिटरिंग करता है 24 घंटे। तो इन्होंने डेटा CGM तो कढ़िया, तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ एनालिसिस करके काफ़ी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन करके दसिया। ਜਿਹੜੇ ਆਈਵਰ ਕਮਿੰਗਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, HDL, LDL, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਿਥਸ ਹਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਟਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ।
ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂਟਰ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਅਯੰਗਰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਵਰਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਓ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਅ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ। he helps people reversing the things. So I interact a lot with him and I get a lot of knowledge from him. He's Mangan, PD Mangan ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ। he's a biochemical engineer, biochemical research scientist ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ you would be amazed to know that he understood a lot of things after the age of 55 and you can see his image at 55 and after that he reversed his diet and started doing strength training and now this is what he looks at 70. This is 70-year-old guy. ਇਹ ਕੁਝ athletes ਹੈਗੇ again taking the same diet but lot of knowledge understanding what we are talking about insulin resistance and they are implementing. So basically he's Jordan Peterson and daughter of Jordan Peterson, very well known psychologist. He's called father of the modern man. halle ajkal North America ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਪੂਲਰ ਨੇ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕੀ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ they are walking the talk. They have implemented whatever they have learned and they have implemented. ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਖੱਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ what I was telling is a fad thing, ਮਤਲਬ currently in the fashion, and they were not willing to accept what I was saying to them because I was talking what I was learning from them. ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ there is no knowledge of nutrition. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸਮਝਾਣਗੇ ਬਟ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾ ਲਾਂਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਦ ਨੌਲੇਜ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ, ਲਰਨ ਐਂਡ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਥਿੰਗਸ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ 7-8 ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ now I've reached a place where there is no constipation, acidity, bloating, none of those issues at all. And you all know what my lifestyle is, what my diet is. ਤੇ ਬੜੀ ਲੱਕੀਲੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਤੀ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਫਿਊ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਿਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਜੀਰੀਐਟ੍ਰਿਕ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਨੈਫਰੋਲੋਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਹਰ ਟੂ be able to find some time to come to this place. My pleasure. Yeah. So ਪਹਿਲਾ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕੀ। ਤੇ प्लीज़ डॉक्टर दसो इंसुलिन रेजिस्टेंस की है। इंसुलिन बेसिकली हमारी सबकी बॉडी में पैनक्रियास बना रहा है। इट इज़ एक हार्मोन है जो सबको चाहिए, शुगर को और जितनी भी एनर्जी आती है उसको यूटिलाइज करने के लिए। इंसुलिन का काम ये है, जैसे हमने खाना खाया, हमारी बॉडी में एनर्जी आई, जितनी हमें चाहिए वो उसने रख ली, जो एक्स्ट्रा बची वो उसने फैट सेल्स में डाल दी। टू गिव अ सिंपल एग्जाम्पल, पैसे कमाए, पैसे आए, जितना खर्चा करना है किया, बाकी बैंक पाते या माता जी ने रख ले, फिर 2 लाख के नोट, 2000 के नोट मोदी जी ने बंद करते। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ व्हाट इट इज़। जो उसने इंसुलिन अपना लेके आया, जितना रिक्वायरमेंट है बॉडी को, जितनी मेरे एक बेसल मेटाबॉलिक जो मेरे को एक डेली रूटीन में चाहिए उतना उसने रखना है। अगर मैंने एक्स्ट्रा खाया उसने उसको फैट स्टोर में कर देना है। सो दिस इज़ व्हाट इंसुलिन इज़। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या चीज़ है? अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है एक छोटा बच्चा जो टैंट्रम थ्रो कर रहा है। वो कह रहा है जी मेरे को तो जिद कर ली, ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, मम्मी ने मना कर दिया, फिर वो पापा के पास जाता है, पापा कहते हैं चल कोई नहीं पुत्र ले ले कोई गल नहीं, ठीक है हो गया। फिर उसने दोबारा जिद करी तीसरी चीज़ के लिए, अब पापा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, फिर वो दादा दादी के पास जाता है,
फिर दादा दादी कहते हैं चल कोई गल नहीं मैं ले देता हूँ, हो गया जी। अभी एक स्टेज आ जाती है, अगर उसकी जिद बढ़ती जा रही है, एवरीबडी विल से यार ये नहीं हो सकता। सो सारे फैमिली विल स्टैंड ऑन वन साइड कि बच्चे अब तू गलती कर रहा है, डोंट डू दिस। सो वो रेजिस्टेंस आ गया ना, जो पहले वो चलता ही जा रहा था, पहले मदर से मिला था, फिर फादर से मिला था, फिर आगे। तो वो ऐसे ही हमारी बॉडी में हर सेल के अंदर इंसुलिन का काम है सेल के अंदर फैट को जमा करना। जैसे मैंने पहले बताया, एक्स्ट्रा फैट जो आ रहा है उसने जमा करना है। अभी कुछ सेल ने ले लिया, फिर कुछ और सेल्स ने ले लिया, फिर कुछ और सेल्स ने ले लिया, एक स्टेज पे आके सबने हाथ खड़े कर दिए, भाई ना जगह है, अगर फैट लिया तो हमारा काम नहीं हम कर पाएंगे, सो दे गिव अप। दैट इज व्हाट इंसुलिन रेजिस्टेंस इज बेसिकली, देसी भाषा में। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, फैट एक्यूमुलेशन कर रहा है। इंसुलिन का काम है, आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं जिनको इंसुलिन लगाते हैं, जो जनरली फैट होते हैं, बिकॉज इंसुलिन का काम ही फैट स्टोरेज है। सो इंसुलिन फैट स्टोरेज कर रहा है जब तक वो नॉन हार्मफुल प्लेसेस पे है। फॉर एग्जांपल विमेन में थाइज या हिप्स पे है। आई एग्री कि वो कॉस्मेटिकली हम लोगों को नहीं पसंद है, बट बॉडी हार्म नहीं करता है वो, अगर फैट में आपकी आर्म्स में है ये। बट जब वो इंसुलिन कहीं ऐसी ऑर्गन्स में जाके फैट जो स्टोर करना है, लिवर के ऊपर हो गया, आपने सुना होगा आजकल फैटी लिवर बहुत कॉमन है, लोगों के पैनक्रियास के ऊपर हो जाता है, तो और डायबिटीज़ वर्सन ख़राब हो जाती है, कंडीशंस, दवाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं। वो करते करते दैट इज़ व्हाट कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस। लेडीज़ में ओवरीज पे आ जाता है। तो पीपल, आजकल आपने देखा होगा यंग गर्ल्स पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ब्रेन में इतना ज़्यादा फैटी डिपॉजिट्स नहीं होते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाते हैं। तो सिंपल थिंग्स लाइक ब्रेन फॉग जैसे बोला, मूड स्विंग्स या एल्जाइमर्स, आगे जाके और बीमारियां ये बढ़ती चली जा रही हैं। और इनके जैसे ये वो फर्स्ट इमेज में था कि रूट ट्रंक ऑफ द मेन एलिफेंट इन द हाउस या ट्रंक ऑफ द प्रॉब्लम इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, विच इज़ हैपनिंग इन अ लॉट। इतना ज़्यादा हो रहा है कि हम उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जबकि ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो हम उसको प्री डायबिटीज़ भी बोल सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ होने से पहले या काफ़ी डिजीज़ होने से पहले ये 10 साल 15 साल पहले शुरू हो जाता है। राइट। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग हैं जिनका फैट एक्यूमुलेशन हो रहा है, या आपने देखा होगा कि उनका स्किन खराब होना शुरू हो गया है, डार्कनिंग होनी शुरू हो गई है, यहाँ पे नेक पे स्किन टैग्स आने शुरू हो गए हैं, विस्टल फैट, यहाँ पे फैट जमा हो रहा है। ये इंडिकेशन है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुका है, कुछ बीमारी अंदर पैदा हो रही है। फैट जो अंदर है वो टॉक्सिसिटी जनरेट कर रहा है, बट अभी हमें ब्लड वर्क में आ नहीं रहा, हमें कुछ पता लग नहीं रहा, तो आपा चली जाते हैं जो भी हो रहा है ना। ये आएगा 10-15 साल बाद। हले तो वी कैन ईजिली एब्यूज़ आवर बॉडी फॉर 10-15 ईयर्स, जो मर्जी खाइए जो मर्जी करिए, बट 10-15 साल बाद वो एकदम निकल के आएगा। जिस तरह बैम्बू निकलता है ना, 6 साल पता नहीं लगेगा, बट फिर वो एकदम हाइट कैच करेगा, ये उतना निकल के आंदा है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? पीछे वाले, हाँ, द ग्रीन वर्ड। सो बेसिकली जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस बात कर रहे थे कि टाइम काफ़ी लगता है, तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट वाली में, सपोज कर लीजिए दैट इज़ हमारा ब्लड फुल भरा हुआ है, उसमें ग्रीन कलर वाला पार्ट शुगर है। सो मतलब हमारी जो नॉर्मल शुगर रहनी चाहिए इज़ अराउंड 80-90 जो रहनी चाहिए, वो उतना है, बॉडी मेटाबोलाइज करती है। हम एक्सरसाइज करेंगे वो कम होएगी, खाना खाएंगे तो बढ़ेगी, तो पर एक लेवल 80-90 के बीच में मेंटेन करती है। दैट इज़ इन द फर्स्ट फिगर। सेकेंड फिगर में क्या होता है कि हम शुगर डाली जा रहे हैं बट उतना मेटाबोलाइज नहीं कर रहे हैं। हम आजकल सीडेंट्री लाइफस्टाइल्स हैं, हम लोग सारा दिन, एटलीस्ट मेरे सारा दिन 12 घंटे में से अगर इफ़ आई एम 8 आवर्स तो मेरी ओपीडी में सिर्फ सिटिंग है आउट ऑफ 12 आवर्स। तो 8 घंटे अगर मैं बैठी हूँ तो यूज़ तो मैं करूँगी नहीं, तो वो सीडेंट्री लाइफ होने की वजह से इनपुट तो है, आउटगोइंग नहीं है, तो वो लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं। जो 80-90 का एवरेज लेवल होना चाहिए वो इट कम्स टू 90 to 120। अब 120 पे डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ का कट ऑफ इज़ 126, तो दैट इज़ द प्री डायबिटीज़ स्टेज। अभी ये स्टेज बहुत देर तक चल सकती है, जब तक अगर आप सोचो नहीं ये मेरी ये स्टेज है, मैं एक्सरसाइज करना शुरू करूँगी या मैं बर्न आउट करना शुरू करूँगी या मैं इनटेक कम करूँगी, आइदर वेज, या आप इनटेक कम करिए या आउटपुट बढ़ाइए, तो ये स्टेज उस स्टेज पे रिवर्स हो सकती है। ये इज़ द प्री डायबिटिक और द इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेज।
अभी इंसुलिन रेजिस्टेंट स्टेज पे जब आप पहुंच गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ डायबिटीज़ होगी, बहुत कुछ हो सकता है। फैट लिवर में चला गया तो फैटी लिवर हो गया, पैनक्रियाज में चला गया तो डायबिटीज़ हो गई, ओवरीज में चला गया तो पीसीओडी हो गई। तो इट इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद डायबिटीज ही होगी, ओबेसिटी आएगी, और ओबेसिटी के अपने ही कितने सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक मोटे लोग जो मोटापा होता है उसके अपने ही कॉम्प्लिकेशंस कितने होते हैं। ये डिजीजेस तो इतने सारे आ गए, फिर मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस हम जिनको बोलते हैं कि गोडों में दर्द हो जाता है, स्लीप एपनी हो जाता है, नींद नहीं आती, खराटे आते, वो एक अलग है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस मोटापा ओबेसिटी तो ज़रूर क्रिएट करेगा, पर उसके बाद क्या करेगा दैट राइट नोबडी कैन से। सो दिस इज़ दैट सेकेंड स्टेज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस जिनकी हम बात कर रहे हैं। इसके बाद फिर भी अगर बढ़ता जाएगा, अगर ये स्पिल ओवर हम डालते जाएंगे स्पिल ओवर होगा तो वो ब्लड में आना शुरू हो जाएगा, फिर वो डायबिटीज़ और बाकी वाली कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। सो बेसिकली दिस इज़ द मैकेनिज्म विच इज़ हैपनिंग इन आवर बॉडी। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡਲੀ 1 ਟੀਸਪੂਨ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ ਆ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਕਾਰਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 4 ਫਾਰਮੈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਆਏਗੀ ਸੁਕਰੋਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਚੀਨੀ ਖੰਡ ਸ਼ੱਕਰ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਰੂਟਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਫਰੂਟਸ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੈਚਅਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਡੀਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਫੂਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਕਟੋਜ਼ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਹੈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਚਾਵਲ ਮਿਲੇਟਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ कैंसर की टेस्टिंग कितना होती है? सो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कैंसर की टेस्टिंग सबको पता है, पेट स्कैन कहते हैं। डॉक्टर्स के पास जाओ क्या बोलेंगे जी, पेट स्कैन करा लो। पेट स्कैन का जो फुल फॉर्म है, उसमें जब पेट स्कैन करते हैं उसमें एक डाई दी जाती है पेशेंट को, बोला जाता है कि ये पी लीजिए। कुछ इंजेक्टेबल दी जाती है, कुछ पीने के लिए दी जाती है। वो डाई में जो मेजर कॉम्पोनेंट है, और वो पेट स्कैन क्यों किया जाता है, उसका प्रिंसिपल ये है, कोई भी चीज़ जो फटाफट ग्रो करेगी आपके फार्म में, जैसे बैम्बू का एग्जांपल दिया, वो स्लो ग्रो करेगा। कोई पौधा है जो बड़ी तेज़ी से ग्रो करता है, उसको सबसे ज़्यादा क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, उसको पानी चाहिए जल्दी ग्रो करने के लिए, यही चाहिए ना, बेसिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए। किसी भी सेल को ग्रो करने के लिए ग्लूकोज इज़ द न्यूट्रिएंट सेल ग्रोथ के लिए। अभी वो ग्लूकोज चाहिए। अभी जितना ज़्यादा सेल फास्ट ग्रोइंग होगा उतना ज़्यादा ग्लूकोज लेगा। एम आई राइट? जो चीज़ ग्रो ज़्यादा कर रही है वो चाहिए, रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए ना, जो फैक्ट्री ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है रॉ मटेरियल ज़्यादा लेगी। कैंसर सेल क्या होता है? कैंसर सेल बेसिकली नॉर्मल सेल ऑफ द बॉडी होता है, जो कि अपना ग्रोथ पोटेंशियल भूल जाता है कि मेरे को, हमारे सेल्स में देखा होगा आपने, अगर हमारे बाल इतने ही हैं तो इतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं होगा कि रोज़ ही बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे सेल में एक मेमोरी होती है कि मुझे यहाँ तक ग्रो करना है या मुझे इतना, वो एक ऐसा नहीं होता कि बढ़ते ही जा रहे हैं तो बाल बढ़ते ही चले जाएंगे। तो सेल्स हैव मेमोरी। वो मेमोरी इसलिए दी गई है, नेल्स हमारे ग्रो ही नहीं करते जाते, एक स्टेज के बाद रुक जाते हैं। वो अगेन मेमोरी, वो मेमोरी वाला जो लॉस होता है कि अब ग्रोथ मुझे स्टॉप करनी है, वहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है। म्यूटेशन मतलब जेनेटिक उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। वो इम्बैलेंस की वजह से वो एक सेल जो कि नॉर्मल बॉडी सेल था वो बढ़ता ही चला जाता है। अब कोई चीज़ बढ़ेगी तो उसको जगह चाहिए, तो वो नॉर्मल बॉडी में इतनी जगह तो है नहीं दे पाए, तो वो बढ़ते एक ट्यूमर बन जाता है। सो वो ट्यूमर, बेसिक ये कैंसर की फिजियोलॉजी है कि वो बना कैसे, नॉर्मल बॉडी सेल था, उसने अपना पोटेंशियल खो दिया कि मेरे को अब नहीं रुकना, बढ़ता 1 का 2 हुआ, 2 का 4 हुआ, 4 का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं होता, इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, वो बढ़ता इतना बड़ा ट्यूमर बन गया। अब देखना है बॉडी में ट्यूमर कैसे आएगा, तो हम पेट स्कैन करते हैं। पेट स्कैन में जो डाई दी जाती है, आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके अंदर सिर्फ ग्लूकोज होता है।
जब वो डाई ले लेता है, वो टैग्ड ग्लूकोज होता है, उसको एक ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल होता है, ये जो अपना ग्लूकोज हम ग्लूकॉन डी वगैरह पीते हैं, बट उसमें डाई डाली होती है, डाइड मॉलिक्यूल होता है। वो जहाँ पे अपटेक ज़्यादा होगा वो हमारे पेट स्कैन पे कलर्ड एरिया की तरह दिखता है कि वो ग्लूकोज यहाँ ज़्यादा जा रहा है या यहाँ ज़्यादा जा रहा है। सो डायग्नोसिंग कैंसर ऑन अ पेट स्कैन वो भी हम सिर्फ ग्लूकोज की वजह से कर पाते हैं। वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ हमने डाई अटैच कर दी होती है केमिकली, तो वो वहाँ पे अपटेक हो जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि ये पेट स्कैन की वजह से कैंसर। जस्ट अ सेकंड, आई थिंक नितिन हैड अ क्वेश्चन। नहीं, फॉर्मेट नहीं अलग होता है, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसमें क्या होता है, अगर बॉडी फैट स्टोर करने हैं, एक्सेस एनर्जी है आर्म्स में, हिप्स में, थाइज में, स्किन के नीचे डिपॉजिट होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी। लिवर के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगी तो लिवर इज द क्लीनर ऑफ द बॉडी। अभी आपका क्लीनर के आपने हाथ बांध दिए और बोलो घर साफ करो, तो वो तो नितिन होने वाला नहीं है। दैट इज वाई फैटी लिवर इज डेंजरस, बिकॉज जिसने आपके घर से क्लीनिंग करनी है, पूरा टॉक्सिसिटी मैनेज करनी है, उसका ही फंक्शन रिड्यूस हो गया। वो इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं हो रहे, उनके ऊपर फैट की लेयर जमती जाती है, फिर वो काम नहीं कर पाते। जब भी आप ग्लूकोज ले रहे हो, पहला अटैक होगा आपके लीवर पे, उसको वो बना रहा है फैटी लीवर, उसको मोटा कर रहा है। जब फैटी लिवर हो जाता है ना, फिर उसके बाद अब वो लिवर काम नहीं, फिर वो सेल डेथ होती है जो आप बात करो, वो लिवर के सेल्स की डेथ होने लग जाती है, फिर उसमें स्कारिंग हो जाती है। जैसे हमारी स्किन पे स्कारिंग होती है, वैसे चोट लगे तो स्कार बनता है ना। अब वो जो नॉर्मल सेल था उसके ऊपर फैट जम गया, एक नॉर्मल सेल था उसके ऊपर फैट जम गया, ये जो बेसिक नॉर्मल सेल था इसकी डेथ हो गई, इसके ऊपर स्कारिंग हो गई। अब वो फैट है और अंदर स्कार टिश्यू है जो कुछ काम नहीं करता, फिर वो धीरे धीरे जाके फाइब्रोसिस में बदल जाता है। मतलब दैट इज अ डिफरेंट प्रोसेस ऑल टुगेदर। बेसिकली द लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली। आपने देखा होगा मेरी फैमिली में कई लेडीज़ की डेथ हुई है 55 के अराउंड, एंड दे वर नॉन अल्कोहलिक, नो सिगरेट, नो स्मोकिंग एंड प्योर वेजिटेरियन, बट खाना पीना का तरीका ठीक नहीं था, उसकी वजह से सबको ही फैटी लीवर हुआ। और फैटी लीवर बहुत इनिशियल प्रॉब्लम है, पहले फैटी होगा, फिर ग्लूकोज जाएगा आपके मसल रिसेप्टर्स में। इसका मतलब ये है कि अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, फिजिकल वर्कआउट करते हो, तो बॉडी हैज़ कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एक्सेस ग्लूकोज। अगर आप नहीं कर रहे तो प्रॉब्लमैटिक है। थर्ड स्टेज में जाएगा आपके बाकी फैट सेल्स में, फिर घुसेगा। और फोर्थ स्टेज में जो ग्लूकोज है वो ब्लड में घूम रहा है शराबी बन के, और वो सारी वेन्स आर्टरीज को टक्कर मार रहा है यहाँ वहाँ, और जैसे ही वो टक्कर मार रहा है ना, तो वो उनको जैसे डैमेज कर रहा है। ग्लूकोज अंदर जितनी सर्कुलेट हो रही है वो डैमेज ही कर रही है। जैसे बताया, ग्लूकोज जहाँ पे जो सर्कुलेटिंग ग्लूकोज एक्स्ट्रा हो गया, डैमेज कर रहा है। अभी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए नॉर्मल बॉडी वो है, बॉडी तो नॉर्मल भी काम कर रही है ना। अब नॉर्मल तो थोड़ी सा पार्ट हुआ है, नॉर्मल क्या है कि उसको वहाँ पे जाके अब कोई डैमेज हुआ तो सील करने आना है। सील किस चीज़ से होता है? या कोलेस्ट्रॉल का प्लाक बन जाएगा, या वहाँ पे जाके कैल्शियम का प्लाक जम जाएगा। तो कैल्सिफिकेशन जो हम बोलते हैं ऑफ आर्टरीज हो गई है, आर्टरीज हार्डन हो गई हैं, या जम गया है कोलेस्ट्रॉल जाके, वो इसलिए हुआ है क्योंकि हर जगह जाके शराबी की तरह ग्लूकोज टक्कर मार रहा है, वहाँ एक लाइन आ गई, चोट लग गई, वहाँ जाके कैल्शियम ने और और लिपिड ने, कोलेस्ट्रॉल ने अपना काम किया है, वो जाके उसको प्लास्टर किया है। बट वो प्लास्टर होते होते, टक्कर लगते लगते वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो कैल्सिफिकेशन हो जाती है। और सेकेंड बिगेस्ट इशू जो हम काफ़ी ज़्यादा फ्रक्टोस लेते हैं, जो बाहर का प्रोसेस फूड खा रहे हैं ना, इसमें सारा फ्रक्टोस एक्सट्रैक्ट आता है। दैट एक्ट्स एज अ मशीन गन टूवर्ड्स योर लीवर. इट इज़ 10 times dangerous to the liver. So if you are eating anything from outside, it's like super harmful. मैं थोड़े दिन पहले ना आइसक्रीम खा रहा सी, तो ज़्यादा खा ली मैं, तो मैं काफ़ी शेयर भी किया है।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ I'm sharing what I'm doing. I'm very openly sharing and I have reversed that. Fructose is basically, this is suppose a glucose molecule, this is another glucose molecule. When they are chemically joined together, two glucose molecules is a fructose molecule. अभी ये बीच का जो बॉन्ड है ये तोड़ने के लिए ग्लूकोज इज अ मॉलिक्यूल पूरी बॉडी यूटिलाइज कर सकती है, फ्रॉम द टिप ऑफ द हेयर टू द टिप ऑफ द नेल, सब यूज कर सकते हैं, जितना मर्जी मैं ग्लूकोज पी लूँ। फ्रक्टोज को, ये दो ग्लूकोज को बीच में बॉन्ड तोड़ने का काम सिर्फ लिवर कर सकता है हमारी बॉडी में। अभी वो बॉन्ड अगर लिवर ही काम नहीं कर रहा है और वो बॉन्ड नहीं टूट रहा है तो वो ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में फाइल होती है ना इनकमिंग वाली, फ्रक्टोस वाली इनकमिंग ज़्यादा हो जाती है, बॉन्ड तो लिवर तोड़ नहीं पा रहा है। दैट फ्रक्टोस ऑल्सो सर सिट्स एज अ फैट ऑन द लिवर, दैट फ्रक्टोस इज ऑल्सो कन्वर्टेड टू फैट एंड वो सबसे ज़्यादा जाके लिवर पे बैठता है क्योंकि उसने जाना ही वही है, उसका रास्ता ही वही है, कोई और तो उसको यूज़ नहीं कर पा रहा। दैट इज़ वन थिंग। सेकेंड, फ्रक्टोस जैसे बताया इन आउटसाइड फूड्स, अभी जो समर वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा, कैन यू गेस फ्रक्टोस किस चीज़ में है? वन क्वेश्चन टू द ऑडियंस। शुगर जूसेस इज राइट सर। अभी सबने रूह अफ़ज़ा पीना है, रूह अफ़ज़ा पीना ना, गर्मी आ गई, रूह अफ़ज़ा लस्सी च पा दो, दूध च पा दो। 1 tablespoon ऑफ दैट रूह अफ़ज़ा हैज़ 4 tablespoons ऑफ फ्रक्टोज। 4 tablespoons ऑफ फ्रक्टोज मीन्स 25 grams ऑफ शुगर। हम तो कहते हैं हमने 1 चम्मच डाला पर वो 25 ग्राम शुगर है। एंड आई थिंक जगदीप विल टेल यू 25 ग्राम शुगर कितनी होती है। हमारे को 1 चम्मच शुगर चाहिए अपनी पूरी बॉडी में, उसमें 25 ग्राम है। Fruits are all with fructose. Fruit sugar is fructose sugar. If your liver is normal, there is no harm taking that. But if you have क्योंकि liver ने as I said metabolize fructose को ही करना है, liver ने ही करना है। जब तक liver fructose को नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। बट अगर आपको फैटी लिवर का ज़रा सा भी कॉम्पोनेंट है, आई टेल मतलब माई सिंसियर एडवाइसेस टू ऑल माई पेशेंट एंड टू यू ऑल्सो, फ्रूट्स मत खाइए तब तक जब तक आपका लिवर फैटी होना बंद नहीं करते। एंड दिस रिवर्सल इज़ पॉसिबल। अंकल जी हमारे सामने बैठे, अंकल जी ने करा है। दिस रिवर्सल इज़ पॉसिबल कि आप एक बार बंद कर दो, कोई चीज़ बुरी है आपके वहाँ जम रही है, यू स्टार्ट कंज्यूमिंग इट फर्स्ट, उसके बाद उसको जब एक बार लिवर इज़ अनदर ऑर्गन जो रीजनरेट करता है। एम आई राइट सर? अगर आपका, हमारी एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, फीमेल वेइंग 60 किलोज एंड मेल वेइंग 65 किलोज, लिवर इज वेज अबाउट 2 to 2.5 किलोज, राइट सर? वो 2.5 किलोज में से 500 ग्राम्स भी अगर हमारे पास लिवर हो, काम करता हुआ प्रॉपर, इट कैन रीजनरेट। दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो अगर हम अपने लिवर को एक बार थोड़ा सा फ्रूट्स को ब्रेक देके उसको लिवर को फंक्शन करना प्रॉपर कर लेंगे तो जो कम मीठे फ्रूट्स हैं दोज आर नॉट हार्मफुल। और आपके लिए स्पेशली एक बहुत अच्छी न्यूज़ ये है कि आप फ्रूट्स को कन्वर्ट कर सकते हो वाइन में और ग्लूकोज को कन्वर्ट कर सकते हो बियर में क्योंकि वो फर्मेंट हो जाएगा एंड देन यू कैन हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स। सो वाइन की प्रोसेस कन्वर्ट हो जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, इथेनॉल बन जाती है। एंड बिकॉज बियर इज प्योर ग्लूकोज, इफ यू वर्क आउट योर मसल्स विल एब्जॉर्ब दैट ग्लूकोज, योर लीवर विल नॉट बी अफेक्टेड। सो आपको ग्लूकोज खाना है तो बियर ले लो, या आप अनाज की जगह सोरडो ब्रेड ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ फर्मेंट करके बनाते हैं, वो कर लो। दैट इज़ बेटर देन ईटिंग रोटीज। मिलेट्स की या आटे की रोटी मत खाओ, सोरडो खा लो, दैट इज़ अ बेटर आइडिया। इवन जड़ा दूध है, दूध में लैक्टोज है, rather than ड्रिंकिंग दैट मिल्क डायरेक्टली, कन्वर्ट इनटू कर्ड में लैक्टिक एसिड बन जाता है, विच इज़ ओके फॉर द बॉडी, विच इज़ ओके फॉर योर लीवर। सो ये सारे प्रिंसिपल साडे घर विच सीगे पहले, but last 30-40 years I think we have missed these principles somehow, right? Another study which comes to my mind, 1919 में एक स्टडी हुई थी जहाँ पे उन्होंने कहा था कि शुगर इज़ हार्मफुल, फैट इज़ नॉट। 1919 का डेटा है, 1919 का। ये डेटा को दबा लिया गया था
इसके लिए बहुत पैसे दिए थे अमेरिकन न्यूट्रिशन फाउंडेशन को, आप पढ़ेंगे तो केस मिल जाएगा, इतना वो है नहीं। पेड अ लॉट ऑफ मनी टू सप्रेस दिस न्यूज। उसके निकाली थी शुगर इज नॉट हार्मफुल, फैट इज हार्मफुल। वी हैव बीन कंडीशनड टू दिस। हमें एक बार 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 बोलते रहो शुगर इज नॉट हार्मफुल, फैट इज हार्मफुल, और वो आपको हम वी हैव बीन कंडीशनड कि नहीं फैट हार्मफुल है, शुगर हार्मफुल नहीं है, बट दैट इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये आप गूगल करेंगे या आपको मिल जाएगा। huge amount of money was paid. Huge amount of money was paid only to suppress this research and otherwise take it in the wrong direction.